हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो ये यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया गया है। उसमें ये हम लोग का सामाजिक विज्ञान का हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे क्लास 10 का और क्लास 12 का हर एक सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दी है। तो आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में हम लोग ये क्लास 10 का जो मॉडल पेपर है आप लोग की बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए जो अभी आपकी फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, इसके पूरे के पूरे इस मॉडल पेपर को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बिल्कुल डिटेल्ड में। और उसके अलावा देखो आपका इसमें जानते हो कि सामाजिक विज्ञान में आपका मैप वाला भी प्रश्न आता है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो ठे यहाँ पे देख सकते हो ये दो ठे मैप लाया हुआ है, एक ये और एक ये नीचे है। दो ठे मैप लाया हुआ है क्योंकि दो मैप संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो हम सबको सॉल्व करेंगे बारी-बारी से। सबसे पहले जो ये खंड अ के अंतर्गत हम लोग का जो एमसीक्यू है, इनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप जानते हो कि आपका पेपर 2 भागों में खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ में आपके 20 मार्क के एमसीक्यू होंगे और खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और मानचित्र वाला प्रश्न होगा। तो चलो सबसे पहले ये खंड अ के प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, यह क्या है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? सिंपल भाई, सब लोग जानते हो फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ या राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ? तो फ्रांस से हुआ। सेकंड प्रश्न है कि ड्यूक मैटरिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया? तो भाई ड्यूक मैटरिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जिउसेppe मैत्सिनी को बताया। ये डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद ये थर्ड वाला प्रश्न है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? सूती मिल कपड़ा की जो रूपरेखा है सूती मिल कपड़ा की, वो किसने रखी? तो वो आपके बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने रखी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों का कम होना था। इस कारण भारत में भी गेहूं की कीमतें काफ़ी गिर गई, ठीक है, और ये महामंदी के कारण हुआ था। तो ये हम लोग का 4 क्वेश्चन हो गया। इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन है क्या कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? तो उसने बाइबिल नामक पुस्तक छापी। ये डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 6 है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? देखो जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है उसका चुनाव एक ही भाषा को बोलने वाले लोग या सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग या केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग या उपयुक्त सभी। तो देखो एक ही भाषा बोलने वाले लोग इसमें सही होगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? आप कहोगे तो क्या मतलब और जो कई भाषा बोलने वाले लोग होंगे वे नहीं करते होंगे? वे भी करते हैं। देखो आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा बेल्जियम मॉडल, उसमें मतलब जैसे फ्रांसीसी, डच और जर्मन भाषी लोग रहते हैं, ठीक है? तो मतलब जैसे डच भाषी लोग हैं, ठीक है? तो या फ्रेंच भाषी लोग हैं, तो डच भाषी लोग जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। फ्रेंच भाषी लोग जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके से अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी फ्रेंच भाषी लोग मतलब उन्हीं में से एक 1 या 2 या 4 जितने भी लोग खड़े हो चुनाव के लिए, अब फ्रेंच भाषी लोग उन्हीं में से एक अपना प्रतिनिधि चुनकर आगे बढ़ाते हैं। डच भाषी लोग उन्हीं में से एक कोई प्रतिनिधि उनका खड़ा होगा, एक नहीं मतलब कई ठे होंगे, उसमें से वोट होगा, जो जीतेगा वो आगे आएगा। तो ये होता है। तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग, ये हम लोग का ऑप्शन के अनुसार सही होगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या, और इनको सामुदायिक सरकार बोले जाते हैं, वहाँ की स्थानीय सरकार है। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो संघीय सरकार में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, संघ एवं राज्यों के बीच मध्य शक्तियों का बंटवारा भी होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है भाई, ठीक है, मतलब सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में चली जाए, मतलब केंद्र के हाथ में चली जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और कठोर एवं लिखित संविधान, देखो कहीं कहीं लिखित संविधान देखा जाता है, मतलब और कहीं कहीं कठोर भी देखा जाता है, कहीं कहीं नॉर्मल भी देखा जाता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि संघीय सरकार का एक तरह से लक्षण है, लेकिन ये नहीं है। चलो प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ओके,
श्रम का लैंगिक विभाजन बिल्कुल लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। जैविक बनावट समाज का पितृ प्रधान होना ये भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। महिलाओं में साक्षरता दर की कमी ये भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? तो जैविक बनावट। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को ही राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, या सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, या कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ ही धर्मों की मतलब को अच्छा मान लिया जाए, को प्रधानता दिया जाए, तब कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता का जन्म होता है। ठीक, चलो आजकल ये हमारे देश में काफी चल रहा है। 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय यानी जिसपे केंद्र कानून बनाता है। प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा। ओके, देखो संघ सूची का विषय नहीं है बोला है, तो जो मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत न आए, तो प्रतिरक्षा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। संघ पर केवल कानून बना सकता है, राज्य नहीं बना सकते। मुद्रा पे रिलेटेड भी केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। विदेशी मामलों पे भी केवल केंद्र ही कानून बनाता है, केंद्र सरकार ही बनाती है। लेकिन जो शिक्षा है, ठीक है, इस पे ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची मीन्स इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका विषय नहीं है, जो नहीं है वो पूछा था, तो शिक्षा नहीं है। प्रतिरक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले ये संघ सूची के विषय है, लेकिन ये शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, तो जो नहीं है वो छांटना था, तो सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य, अच्छा यहाँ पे थोड़ा और बता दूं इसके बारे में। देखो, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय अभी जानते हो कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ समय पहले। ठीक है, केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। तो देखो, केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, तो केंद्र सरकार के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वो सभी राज्यों पे थोप दे इसको, एनईपी को, कि आपको लागू ही करना पड़ेगा। राज्य सरकार देखेगी कि क्या ये मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल है, और राज्य सरकार पे मतलब पूर्ण रूप से मतलब ये मनोभार होगा कि वो लगाना चाहती है अपने राज्य में कि नहीं लगाना चाहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या उसमें से कुछ चीज़ें जो अच्छी है उनको एडॉप्ट कर ले और कुछ चीज़ें अपनी है उसको उसमें ऐड कर कर मतलब अपने हिसाब से चलाए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे आपने अभी सुना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, ये बोला गया था ना, बहुत सारा ये न्यूज़ फैला था। लेकिन ये न्यूज़ तो एकदम ये पहली बार तो ये फेक है, गलत है, ऐसा कहीं नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है। ठीक है, और अगर बोला भी जाता न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो अगर राज्य चाहे कि मैं बोर्ड एग्जाम नहीं खत्म करूंगा तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पे कानून बनाएंगे। लेकिन अगर प्रतिरक्षा पे या मुद्रा से रिलेटेड कोई मतलब केंद्र सरकार कानून बना दे, तो उस पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब राज्य मतलब अगर केंद्र सरकार बोल दे कि आज से 1000 की नोट बंद, तो सभी राज्यों में बंद, काम खत्म। आज से 500 की नोट बंद, तो सभी राज्यों में बंद। उस पर कोई राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मतलब मुद्रा पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को है। लेकिन शिक्षा पे ये समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विषय है। केंद्र सरकार बोले कि आज से पूरे देश में केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, तो मतलब कोई राज्य चाहे कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो अड़ा रहेगा उस पर, और उस पर केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकता। समझ गए समवर्ती सूची का मतलब और ये केंद्र सूची का मतलब। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? ओके, पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ये हम लोग का 11 जो क्वेश्चन नंबर है, इसके लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, हमें इसमें मिलान करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, चलो, मतलब भागड़ा नागल बांध, ओके, कहाँ है? मतलब ये बांध इधर दिया है, इधर कहाँ है? इस, अच्छा, कहाँ नहीं, किस नदी पे है? चलो देखते हैं। देखो, भागड़ा नागल बांध, तो देखो भागड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है, ये थर्ड वाले पे चला जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है, इस पे आ जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है, यहाँ पे चला जाएगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, गंगा नदी पे, यहाँ पे चला जाएगा। तो अब देख लो, भागड़ा नागल बांध यानी फर्स्ट का थर्ड पे गया, फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे है, फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे है, यानी 2 ऑप्शन हम लोग का गलत। ठीक, उसके बाद सेकंड का फोर्थ पे गया, सेकंड का यानी ख का, ये देखो सेकंड पे गया, यानी ये सेकंड का फोर्थ, यानी सी वाला हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। गमला ग का फर्स्ट पे, ग का फर्स्ट पे, और उसके बाद ये फोर्थ वाले का सेकंड पे। ठीक है, ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 12 भी हो गया।
अब चलो इधर हम लोग प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं, 1 मिनट। ये प्रश्न संख्या क्या है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ओके, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मतलब जो नहीं आता है उसे हमें छांटना है। मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र का एकदम ये मतलब उदाहरण है। देखो जो सीधे मतलब प्रकृति से संबंधित हो वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गुड़ बनाना भी एक तरह से आ जाएगा, लेकिन देखो ये डेयरी नहीं आएगा, ये द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। ठीक है, ये द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब ये उत्पादन से संबंधित चीज़ें हो गई। ठीक है, ये बिजनेस से रिलेटेड हो गई, तो ये सेकेंड मतलब द्वितीयक क्षेत्र में चला जाएगा। अब देखो ये विकल्प दिया है केवल क, प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब घ नहीं है, तो घ कहीं तो ऑप्शन में है ही नहीं। ये आई थिंक मेरे अनुसार ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, तो अब मैं क्या करूं यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये मैं जो बता दिया वही सही है। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो भाई ये उद्यमों के स्वामित्व पे वर्गीकृत किया जाता है। ये प्रश्न संख्या जो 14 है इसके लिए सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। यह क्या है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य? ओके, भूक्षरण यानी भूमि के क्षरण से क्या तात्पर्य? भाई भूमि के क्षरण से यही तात्पर्य होता है कि भूमि की ऊपरी उपजाऊ सतह का हट जाना, और उपजाऊ सतह जब हट जाती है तो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, तो भूमि का अनुपजाऊ होना फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमि का दलदली होता कोई मतलब नहीं है, भूमि का उपजाऊ होना यहाँ क्या, भूमि का योजना नहीं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी पर नहीं करता? ओके, समुदाय यानी लोगों के समुदाय पे सीधे सीधे मतलब वो भागीदारी नहीं होता। कौन सा? संयुक्त वन परिबंधन। देखो संयुक्त वन परिबंधन समुदाय का भागीदारी करता है, इसमें वन विभाग और समुदाय के लोग मिलकर काम करते हैं। बीज बचाओ आंदोलन जो सीधे समुदाय पे स्थित है, मतलब समुदाय के लोग बीज बचाओ आंदोलन चलाए। चिपको आंदोलन भी मतलब बहुत सारे लोग मिलकर चलाए, यानी यह समुदाय पे भी डिपेंड करता है। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन ये नहीं, ये तो मतलब ये सरकार का काम है। ठीक, तो जो नहीं है वो छांटना था, तो ये हम लोग का हो गया। उसके बाद 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है? ओके, व्यापार अवरोध का लक्षण जो नहीं है वो हमें छांटना है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए वाला यहाँ पे ऑप्शन है कि सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्यापार अवरोधों का मतलब क्या है? जैसे मतलब जैसे बाहर से कोई चीज़ आ रही है किसी दूसरे देश अपने देश, तो उसको नियंत्रित करना, उसको रोकना। ठीक है, यही व्यापार अवरोध का मतलब है। तो सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। मतलब कोई मतलब चीज़ बाहर से आ रही है, ठीक है, तो व्यापार को मान लो बहुत अधिक मात्रा में हमारे देश में आ रही है, तो व्यापार को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उसको रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन सही है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि किसकी देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो सरकार के पास है ही अधिकार कि मतलब किस देश से कितनी वस्तुएं आनी चाहिए, कौन सी क्या आनी चाहिए, वो तो पूर्ण रूप से अधिकार लेने का निर्णय है। उसके बाद है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है। नहीं, विश्व व्यापार संगठन अवरोधों को बढ़ावा थोड़े देगा। वो तो चाहेगा विश्व व्यापार संगठन कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अधिक से अधिक व्यापार हो, तो ये गलत हो जाएगा। अधिकतर देश व्यापार अवरोधों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो कोई जैसे चाइना से खूब सामान भर भर कर आ रहा है हमारे देश में, और वो सामान हमारे देश में भी मिलता है, लेकिन जो चाइना से आ रहा है सामान वो सस्ते में मिल जाएगा। तो सरकार चाहेगी कि लिमिट मात्रा में वो सामान आए, जिससे हमारे देश में वो जो सामान बन रहा है थोड़ा महंगा है लेकिन फिर भी बिके, मतलब वो विलुप्त ना हो एक तरह से। तो ये कर सकती है, ये सरकार कर सकती है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये इसका जो नहीं है वो छांटना था। व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है, तो ये लक्षण नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, सी वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, आप लोग देख सकते हो कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना। उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देने से कोई मतलब नहीं है। उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अधिक मजदूरी देना, हाँ अधिक मजदूरी देना। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो मजदूरी करते हैं उनका विकास अच्छे से हो सकता है, इसके लिए हम लोग उनको अच्छी मजदूरी दें, ये हम लोग का मतलब होना चाहिए लक्षण। चलो प्रश्न संख्या 19 है
निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? ओके, जो नहीं है वो छांटना है। तो कोयला, पेट्रोलियम, भूतापीय ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जो नहीं है उससे हमें छांटना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका कोयला, पेट्रोलियम हो गया, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और जो नहीं है वो भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ये नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपका सौर ऊर्जा, ये भी इसमें आ जाएगा, ठीक। ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, और ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो जो नहीं है वो छांटना था, तो ये नहीं है। क्लियर। प्रश्न संख्या 19 भी। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। ये क्या है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण मीन्स जैसे मान लो कि जैसे कोई विदेशी कंपनी आकर हमारे देश में कंपनी बसाए, उसको ही हम लोग एक तरह से वैश्वीकरण बोलते हैं। या हम अपनी कंपनी, भारत की कोई कंपनी ले जाकर किसी दूसरे देश में, मतलब वहीं पे कंपनी खोल दे और वहीं पे काम करे, उसको ही वैश्वीकरण बोला जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बिल्कुल हुई है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, बहुत मतलब बढ़िया है, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से कोई कंपनी आएगी हमारे देश में, कंपनी लगाकर और मतलब चीज़ें बेचेगी, यहीं पे उत्पादन करेगी, तो लोगों को मतलब काम मिलेगा। तो इस उपरोक्त में से सभी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो 20 का हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब तक हमने इस वीडियो में ये जो मॉडल पेपर था, जो यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी था, इसके जो एमसीक्यू थे 20, उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो खंड ब में यहाँ पे ना आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, ये 4 मार्क का, जिसका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना होगा। 8 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 4 प्रश्नों को उत्तर देना रहेगा। और उसके बाद ये वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड रहेगा, इसमें भी 8 प्रश्न रहेंगे, उनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और ये 6-6 मार्क के प्रश्न रहेंगे, 150 शब्दों में इनका उत्तर देना होगा। तो इनको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं ये मानचित्र वाला प्रश्न सॉल्व करा देता हूँ, एमसीक्यू प्लस मानचित्र। तो चलो ये मानचित्र वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का मानचित्र वाले प्रश्न में अब ये पहला प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी शानदार सा यहाँ पे ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सब लोग जानते हो, पंजाब के अमृतसर में। पहले इसका आंसर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं मैप में आपको दर्शाकर भी बता दूंगा। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया, ठीक है। नमक गांधी जी ने सर्वप्रथम कहाँ बनाया? तो भाई डांडी में, ठीक है, गुजरात के डांडी में। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, कहाँ किया भाई? चंपारण में, जहाँ गांधी जी भी गए थे। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, अहमदाबाद, ठीक, गुजरात के अहमदाबाद में। उसके बाद वह स्थान जहाँ देखो दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, और एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था, ठीक। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का अब इसको हमें दर्शाना है मैप में। चलो मैप में भी दर्शा देता हूँ। वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो पंजाब के अमृतसर में। तो अब देखो ऐसा आपको कुछ खाली खाली सा मैप मिलेगा, अब इसमें खोजना पड़ेगा कि पंजाब कहाँ है, ठीक है। तो देखो ये हम लोग का उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली है, छोटा सा दिख रहा है, ये हरियाणा है, और ये पंजाब है, ठीक। और पंजाब में यहाँ अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो यहाँ यहाँ पे लगभग पड़ता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए पहले से। तो यहाँ हमें कौन सा चिन्ह दिया है भाई? ये चिन्ह दिया है, देखो ये चिन्ह दिया है डॉट टाइप का। तो यहाँ डॉट टाइप का मैं दर्शा दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल कर मैं लिख दूंगा, ऐसे बाहर निकाल कर यहाँ लिख दूंगा, ये चौथे प्रश्न का उत्तर है, ये फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है, और क्या है इसका उत्तर? अमृतसर। तो ये ऐसे मैं लिख दिया। क्लियर। तो हम लोग का ये क्लियर है। आप ऐसे यहाँ पे ऐसे ही तीर भी लगा सकते हो, लेकिन सीधे लाइन खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फर्स्ट का उत्तर हो गया। सेकंड हम लोग का क्या है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, तो दांडी में। अब दांडी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तो देखो ये आपका गुजरात है, यहाँ पे देख सकते हो, ये मतलब ये राजस्थान के बगल में, इधर पूरे मतलब इधर पश्चिम साइड में आपका गुजरात है। और गुजरात में यहाँ पे देखो, यहाँ पूरा ये इसका जो बॉर्डर है, यहाँ नीचे तक, यहीं पे आपका दांडी पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे दर्शा देंगे, जो चिन्ह हमें बोला था यहाँ पे इस डॉट चिन्ह द्वारा हमें दर्शाना था, तो हम लोग दर्शा देंगे। और हम लोग ये सेकंड का उत्तर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड का उत्तर। और ये क्या है? दांडी। तो दांडी मैं लिख दिया और ऐसे दर्शा दिया, ठीक। चलो क्लियर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का थर्ड वाला, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, चंपारण, बिहार का चंपारण। ये उत्तर प्रदेश है, इसके साइड में बिहार है, और यहीं पे इसके पास ही यहाँ पे चंपारण पड़ता है। तो इसको मैं दर्शा दिया, और ये थर्ड का उत्तर है, तो थर्ड यहाँ पे मैं लिख दिया, और ये लिख दिया
चंपारण। ठीक, ऐसे खींच दिया। चलो आप इंची से अच्छे से खींचना, और आपको ये पेन से ही दर्शाना होता है, बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से नहीं दर्शाना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ नंबर, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में ही पड़ता है, और कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है लगभग। तो ऐसे यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक, और इसको यहाँ मान लो इधर कर मैं लिख दिया, और ये फोर्थ का उत्तर है ना, तो मैं मान लो फोर्थ लिख दिया, और क्या लिख दिया, अहमदाबाद। ठीक है, तो ये हम लोग का फोर्थ का उत्तर हो गया। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 5वें का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5वां क्या है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर में। नागपुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ये देखो ये हम लोग का महाराष्ट्र है, ये एमपी है, ये उत्तर प्रदेश, ये एमपी, मध्य प्रदेश, ये हम लोग का महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में यहीं पे नागपुर लगभग यहाँ पे पड़ता है। इतना सब ये एरिया है, लेकिन यहाँ पे पड़ता है, मुंबई इस साइड में पड़ता है। तो यहाँ पे ये हम लोग का हो गया। अब देखो इसका हम लोग का, ये हम लोग का 5 है ना, प्रश्न संख्या 5। तो ऐसे इस साइड में थोड़ा कर दूँ जहाँ पे हमें जगह मिले, और यहाँ पे ये 5वां है ना, तो 5वें का उत्तर क्या है, नागपुर। तो ऐसे दर्शा दिया, ऐसे लिख दिया। तो ये 5 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्नों को ऐसे दर्शाने का और ऐसे नाम लिखने का आपको 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो तो ये हो गया। अब चलो इसमें देखो, ये आपका सारा का सारा ये प्रश्न कहाँ से था, इतिहास से था। इतिहास हिस्ट्री वाले बुक से, आपका 4 पार्ट में आपकी बुक बटी हुई है, तो हिस्ट्री वाले, इतिहास वाले, और इधर देखो ये प्रश्न आपका उसके बाद है, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो इसको छोड़ो। उसके बाद ये प्रश्न आ जाता है, ये आपका भूगोल वाले पार्ट से। इन्हीं 2 पार्ट से आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न आता है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान हमें दर्शाना है, ये चिन्ह दिया है इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो देखो पश्चिम बंगाल के एक उद्यान को हम लोग दर्शा लेते हैं। अब ये सेकंड मैप मैं ले लेता हूँ, आपको ये मैप 2 ठे मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग दर्शाते हैं। अब पश्चिम बंगाल कहाँ है, देखो ये हम लोग का उत्तर प्रदेश, ये हम लोग का बिहार, ठीक है, बगल में झारखंड, और इसके बगल में यहाँ पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल मत दिखना, ये आपका बांग्लादेश है भैया। ठीक है, ये हम लोग का पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में हम लोग का क्या दर्शाना है, एक राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का। भाई पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान आप सब लोग जानते हो, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे वो यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे जो चिन्ह दिया था उस चिन्ह द्वारा, और ऐसे नीचे कर मैं लिख दूंगा ये फर्स्ट का उत्तर, सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको मैं क्या, ये रुक जाओ, उद्यान ऐसे लिखता हूँ। ठीक, तो ये पहले का उत्तर हो गया। उसके बाद सेकंड प्रश्न है, नर्मदा नदी पर बना एक बांध मतलब बांध हमें दर्शाना है, और ये चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक, इसके लिए अलग अलग चिन्ह दिया है, इसके लिए एक ही चिन्ह देता है, और इसके लिए भूगोल वाले पाठ के लिए अलग अलग चिन्ह देता है। तो चलो इस चिन्ह द्वारा दर्शा देते हैं। अब देखो नर्मदा नदी पे बना बांध, मैं अभी मिलान कराया था आपका सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अब देखो वो कहाँ पड़ता है, तो गुजरात और जो एमपी और मतलब महाराष्ट्र का बॉर्डर है ना, यहीं पे एकदम पड़ता है। तो यहीं पे वो पड़ता है, तो यहीं पे हम लोग का पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे कर और जो चिन्ह दिया था, कैसे चिन्ह दिया था, ऐसे नीचे की तरफ, और ये ऐसे आप अच्छे से चिन्ह बनाना, थोड़ा बड़ा सा भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सटे उटे मत, अच्छे से चिन्ह बनाना। मैं जल्द से बना दिया तो ये गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पे आप लिख दोगे, ये हम लोग का क्या है, सरदार सरोवर बांध। तो इसका ऐसे ऊपर ले जाकर, और ये सेकंड का उत्तर है ना, तो सेकंड लिख दोगे, और सरदार सरोवर बांध ऐसे लिख दोगे। यहाँ नर्मदा नदी पे ये बना हुआ है। उसके बाद महानदी, इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शाना है। महानदी, तो महानदी भाई हम लोग दर्शा देंगे, हम लोग की महानदी इधर बहती है। ठीक है, देखो ये हम लोग का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहती है। तो ऐसे ऐसे मतलब जैसे ये चिन्ह दिया था, तो ऐसे चिन्ह ऐसे जो दिया था दर्शा देंगे, और उसका हम लोग मतलब सीधे सीधे राज्य का नाम लिख देंगे, या ऐसे लिख देंगे। ये हम लोग का किसका उत्तर है, थर्ड का ना, थर्ड लिख देंगे। और क्या हमें दर्शाना था, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य, और कोष्ट में लिख देंगे महानदी। मैं जल्द से लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, पूरा पूरा लिखना है, कोई यहाँ पे शॉर्ट में नहीं लिखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 4th नंबर कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, ओके कोयला क्षेत्र, इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शाना है। झारखंड में बहुत सारे कोयला क्षेत्र फेमस है, जैसे धनबाद है, या झरिया खान सबसे फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये झारखंड, और यहीं पे हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का पड़ता है क्या, झरिया खान। ठीक है, और ये हम लोग का चौथे का उत्तर है, तो आई भी का ये उत्तर है, और कौन सी खान, झरिया, तो झरिया नामक जगह। ठीक,
पे झरिया खान है और वहीं पे कोयला उत्पादन होता है। ठीक, चलो उसके बाद भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक हमें समुद्री पत्तन यहाँ पे इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो भारत के पूर्वी तट पर यानी इस बगल, ठीक है, ये इस बगल ये पूर्वी तट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कर्नाटका में हम लोग का, आप जानते हो विशाखापट्टनम बंदरगाह काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो हम लोग विशाखापट्टनम बंदरगाह दर्शा देंगे। ठीक है, यहीं पे लगभग पड़ता है वो। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग दर्शा देना। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह जो दिया था त्रिभुज का उसको, और ऐसे यहाँ पे ऐसे थोड़ा कर देना और लिख दो। ये हम लोग का 5 का उत्तर है, तो 5वें का उत्तर। और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे विशाखापट्टनम, पट्टनम बंदरगाह। ठीक, तो ये 5वें का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कर दोगे, ऐसे दर्शा दोगे। ठीक है, तो इसका आपको 5 मार्क और ये जो दर्शाए इसका 5 मार्क, 10 मार्क मिल जाएगा। तो हमने पूरा का पूरा कितना, इस वीडियो में हमने ये 10 और 20 MCQ यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक इन प्रश्नों को आप पढ़िए, क्लियर कीजिए। मैं मिलता हूँ भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा मैंने SST के अलावा अलग जो भी सब्जेक्ट है उनका भी मॉडल पेपर सॉल्व कराया है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।